क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग झूठे प्रचार करते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं अपने झूठे प्रचार तंत्रों से, उनके पीछे का सच क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ झूठे प्रचार तंत्रों का खंडन करेंगे जो आए दिन आपके कानों तक पहुंच जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, पर ये सब वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य काल बहुत ही स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक काल रहा है। ऐसे तो इसमें कई प्रमुख कार्य हुए हैं, लेकिन इस काल में दो कार्यों को विश्व का इतिहास कभी भूल ही नहीं सकता, जिसमें पहला कार्य है भारत को विराट स्वरूप देते हुए इसका विस्तारीकरण करना, और दूसरा कार्य है उस समय की सभ्यता, संस्कृति जैसी सभी सांस्कृतिक साक्ष्यों और सभी राजकीय और गैर राजकीय बातों को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को मूर्त रूप देने की प्रथा की शुरुआत करना। इसके परिणाम स्वरूप भारत के मौर्य काल से पूर्व की चली आ रही हर वो सूक्ष्म संस्कृति और ज्ञानवर्धक इतिहास की जानकारी उनके अभिलेखों के माध्यम से आज पढ़ने को मिलती है। मौर्यकालीन स्थानों के उत्खनन से साक्ष्य युक्त दृष्टि से 4 प्रकार की भाषा लिपि मिलती है। उनमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राकृत भाषा लिपि का है, दूसरे स्थान पर अरमाइक और खरोष्टी है, और कुछ जगह से इनका अभिलेख यूनानी भाषा लिपि में मिलता है। लेकिन इनके काल में भी कोई भी वैदिक भाषा या लिपि का मिलान नहीं हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि उस समय तक जो भी लेखन कार्य हेतु जिस वस्तु का प्रयोग होता था वो बिल्कुल मिटने या विलुप्त होने योग्य नहीं होती थी, यानी कि एक बार कोई कुछ लिख दे तो समझो कि वह मिटाने से भी नहीं मिटने वाली। मौर्य काल के 3 प्रकार के प्रचलित नाम वाले अभिलेख मिलते हैं, जिनमें पहला स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख और तीसरा गुफा लेख है। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि पढ़ने में सफलता हासिल की थी। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी और मानसहरा की लिखावट की लिपि खरोष्टी है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त सम्राट अशोक का एक अभिलेख तक्षशिला से अरमाइक लिपि में मिला है। अभिलेख कांधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख मिला है। एक अन्य अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में मिला है। सम्राट अशोक पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के सहारे सीधी अपनी प्रजा को संबोधन किया। अशोक ने पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदायों से हटकर एक शील सदाचार युक्त धर्म, एक भाषा और एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की। आज इतिहास में सम्राट अशोक का नाम उनकी शील सदाचार युक्त धर्म, शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। सम्राट के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण प्राचीन विश्व में सम्राट अशोक का साम्राज्य विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है। मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सर्वाधिक महत्व है। ये सभी धातुओं और पत्थरों पर अंकित है, अतः इनकी प्रामाणिकता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता। इन पर अंकित जानकारी को बिना हिचकिचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है। अशोककालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने ढंग के उत्तम उदाहरण है। सम्राट अशोक के अभिलेख धम्मलिपि के उपदेशात्मक नाम से पुकारे जाते हैं। सारे अभिलेखों के बारे में बात ना करते हुए हम सिर्फ उन्हीं अभिलेखों के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू झूठ बोला जाता है और प्रचार किया जाता है। सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख के 4थे अभिलेख के माध्यम से कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बमन समन के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। चूँकि इस शिलालेख के अलावा अन्य किसी अभिलेख में ऐसा शब्द नहीं मिला है, अतः इस एकमात्र शब्द के आधार पर बमन शब्द को ब्राह्मण जाति के रूप में घोषित कर देना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व में जितने भी ग्रीक लेखक या शासक आए, उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं किया। ऐसा लगता है कि उस समय आज की जाति व्यवस्था थी ही नहीं, बल्कि समाज में कार्य के अनुसार संबोधन किया जाता था। वस्तुतः ये बमन और समन से जिसको सम्राट ने संबोधित किया है, वह बमन संबोधन विद्वान शब्द से होता था, और समन शब्द का पाली में 2 भावार्थ निकलते हैं, जिनमें समन का पहला अर्थ मिलता है नष्ट करना, यानी अपने अंदर के विकारों को नष्ट करते हुए भगवान बुद्ध के बताए मार्ग शील, समाधि, प्रज्ञा पर चलना। वहीं समन का दूसरा अर्थ पाली में श्रवण से मिलता है। श्रवण का अर्थ भी सुनना, अनुसरण करना होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए
तो इस समन शब्द का संबंध संभवतः भिक्षु से था, क्योंकि समन का पाली में अर्थ ऐसा ही मिलता है। बमन शब्द से आज के तथाकथित लेखकों द्वारा शब्दों की जो युगलबंदी की जाती है वो निश्चित ही कपोल कल्पित मान्यता है। ये बमन शब्द आज वाली जाति सूचक नाम ब्राह्मण कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्राह्मण जाति के बनने से पहले उस समय के रहे सभी सम्राटों को भी अपनी अपनी जाति और वर्ण सूचक संबोधन वाली शब्दों में बांधते हुए दिखना होगा। उस समय के सभी सम्राटों का लिखित अभिलेख आज प्राप्त है, जिसमें सभी सम्राटों ने अपने अपने कुल वंश का लिखित साक्ष्य छोड़ रखा है। लेकिन आज तक किसी सम्राट ने किसी भी अभिलेख में अपने आप को किसी भी जाति या वर्ण से जोड़ते हुए नहीं लिखा। भारत में जाति की उत्पत्ति का इतिहास प्रामाणिकता के साथ 7वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। इस ब्राह्मण शब्द पर सबसे प्रमुख बात यह है कि आज जिस प्रकार से नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत तक के व्यंजन में रा का संयुक्त प्रयोग होता है, उस प्रकार से पूर्वकालीन पाली प्राकृत भाषा में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से शुरू होते हुए बीच और अंत तक व्यंजन में रा का संयुक्त प्रयोग नहीं किया जाता है। उस समय बहुत ही आवश्यकता होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप से उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग किया जाता था, लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ किसी भी परिस्थिति में रा या किसी भी व्यंजन का संयुक्त उपयोग कतई नहीं होता था। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दों के उदाहरण दिए हुए हैं, आप इन्हें देखें और समझें। इस प्रकार से पूर्व काल में ब्राह्मण शब्द का निर्माण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो तथाकथित लेखकों द्वारा अपनी कपोल कल्पित विश्लेषणों द्वारा लोगों को गुमराह करना मात्र है। सांची के बौद्ध स्तूप का पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य पुष्यमित्र शुंग के काल में किया गया। 1965 ईस्वी में शुंग काल के समय का अम्बाला के सुग से मिट्टी का खिलौना मिला है। एक बालक गोद में तख्ती लिए 12 कड़ी सीख रहा है। तख्ती पर आ ई से लेकर अंग और आहा तक कुल 12 अक्षर लिख रहा है, जिन्हें उसने 4 बार दोहराया है। कार्बन डेटिंग की वैज्ञानिक पद्धति से उस खिलौने की आयु शुंग काल के आसपास की मिलती है। हरियाणा के अम्बाला जिले से मिला वो खिलौना दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। लिपि वैज्ञानिकों ने इस आधार पर बताया है कि प्राकृतिक वर्णमाला में शुंग काल से पहले री स्वर अक्षर नहीं था और कहीं भी मिलता नहीं है। री संस्कृत की विशिष्ट ध्वनि है। जब शुंग काल तक रीखा लेकर अस्तित्व में नहीं था, तब ऋग्वेद, ऋषि, ऋत्वेद जैसे री से जुड़ने वाली शब्दावली में लेखन में नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस काल में संस्कृत का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और उस काल में जो लिपि प्रयोग में आई थी वो लिपि पाली थी, और पाली लिपि की भाषा में कुछ ध्वनियाँ होती थीं, जैसे छत्रा, ज्ञा, स्र। फिर इन ध्वनियों से बनने वाले शब्द कैसे बने, वैसे इस विषय पर वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। मार्गदाता गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने आप को एक मानव के रूप में सबके सामने रखा है, लेकिन महायान के अंतिम चरण और वज्रयान के प्रथम चरण में इनको अवतार और चमत्कारिक बातों से जोड़ते हुए एक अलौकिक शक्ति का प्रतिरूप दिखाया जाने लगा, जिसे आज की ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का शुभारंभ होना भी कहते हैं। यानी जो अवतारवाद की परिकल्पना थी इस काल से शुरू हुई। आज अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रथम बुद्ध को कमल के फूल पर दिखाया गया है, और दूसरे बुद्ध के हाथ में शंख और कमल के फूल के साथ दिखाया गया है। तीसरे बुद्ध की जो मूर्ति मिली है उसमें उनके हाथ में वज्र और अष्टांगिक चक्र भी दिखाया गया है। अधिकांश अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों के निचले भागों पर एक ऋचा ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलता है, पर आज इसी ओम को लेकर वैदिक परंपरा वाले नासा और सूर्य से अपने आप को जोड़कर नहीं थकते। लेकिन इस ओम को कहाँ से लिया गया है आज तक वैदिक अनुयायी नहीं बताते। वैदिक मत अनुयायियों से एक प्रश्न है कि यदि उन्होंने अवलोकितेश्वर बुद्ध से ओम की चोरी नहीं की, तो फिर ये बताएं कि इस ओम को सर्वप्रथम इन्होंने कब और कहाँ से प्राप्त किया था। इस ओम पर कुछ लिखित अवशेषों को क्यों नहीं दिखाते। दूसरा तथ्य ये है कि महायान और वज्रयान परंपरा में एक धम्मचक्र की प्रधानता है, जिसका भारत के बाहर भी सभी बौद्ध राष्ट्रों में काफ़ी महत्व है। उस धर्मचक्र को आज कोई भी देख सकता है। उस पर भी हर राष्ट्र की लिपि भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलेगा। उस समय ऐसी मान्यता थी कि ओम मणि पद्मे हुम लिखे गए धम्मचक्र को जितनी बार घुमाओगे उतनी बार इस मंत्र के जाप का फल मिलेगा। इन्हीं सब मंत्रों की शक्ति वाली मान्यता से आगे वज्रयान से तंत्रयान यानी शाक्त पंथ यानी शक्ति की उपासना करने वाले संप्रदाय का उदय होता है, जो आज शक्तिपीठों के नाम से मशहूर है।
इन शक्तिपीठों में मंत्र तंत्र व सिद्धि साधना का महत्व बहुत ज़्यादा दिखता है। इनमें आज भी पूर्व काल के स्थित कुछ स्थान हैं जहां बुद्ध की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इनके षड्यंत्र का पता चल सके। जाते जाते आपको बता दूं कि जिस गुड न्यूज़ के बारे में हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था वो ये है कि आपके लिए हमारी टीम द्वारा एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जहां पर आप वीडियो से रिलेटेड स्क्रिप्ट के अलावा भी कई प्रकार के ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी, आप वहां विजिट ज़रूर करें।